ऑल्दो ये बताता है कि यार अब ऑथर जो बात कह रहा था उससे उसका नोशन चेंज होने वाला है। ऑथर अब जो बात बोलने वाला है अपनी उसी बात को कॉन्ट्रास्ट भी करने वाला है, काउंटर प्रीमाइस देने वाला है। तो एक्चुअली में वैसे तो इनको फ्लावर्स कंसिडर कर रहे हैं, ऑर्नामेंटल ज्वेलरी के लिए बोल रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में बायोलॉजिस्ट इनको अनवांटेड प्लांट्स में वर्स्ट कैटेगरी में डालते हैं। या तो बर्ड्स उसको अपनी चोंच में दबा के ले जाएंगे दूसरे एरिया में, वहां जाके फिर वो ग्रो हो जाएगा, या विंड से उड़ के चला गया। जो हमें यूज करने चाहिए और हमें क्यों यूज करने चाहिए वो ऑथर ने बता दिया, बिकॉज इट विल नॉट बी एबल टू सीन विद अ नेकेड ह्यूमन आई। यस, बिल्कुल सही, मेकिंग डी द करेक्ट आंसर चॉइस, जिसने आपके आर्ग्यूमेंट को वीक कर दिया, कच्चा कर दिया, डाउट क्रिएट कर दिया। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एन अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ PW। आई एम एडवोकेट मानसी जैन। आज की लॉजिकल रीजनिंग की क्लास में हम लोग करने वाले हैं केसलेट्स डिस्कशन। हम लोगों ने अभी तक जितने भी आपके लेक्चर्स हुए हैं नेक्सस बैच में, वहां पर हमने लॉजिकल रीजनिंग के काफी ज्यादा क्रूशियल टॉपिक्स कवर करे और बहुत सारे टॉपिक्स हमने नेक्सस 2.0 बैच में कवर करे। उससे ज्यादा टॉपिक्स हमने कवर करे हैं नेक्सस फाउंडेशन बैच में। तो किसी वजह से अगर आपके कुछ टॉपिक छूट गए हैं तो मेरी सबसे पहले आपको यह सलाह है कि नेक्सस बैच के 3 सीरीज अभी तक आ चुकी है, उनमें सब में जितने जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक हो चुके हैं, प्लीज गो एंड वॉच दैट लेक्चर्स आउट। क्योंकि उन टॉपिक्स को कवर करके जो फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं क्लैट, एलिट और ओलिट एग्जाम्स में, वो आपके प्रिपेयर होते हैं। क्वेश्चंस की कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बिल्ड करना इंपॉर्टेंट है, साथ के साथ फाउंडेशन समझना, स्ट्रैटेजी समझना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। सो गो वॉच आउट दोस लेक्चर्स। और आज हम लोग कर रहे हैं केसलेट्स डिस्कशन। टॉपिक कवर हो गया, बहुत बढ़िया। अगर यार उस पर प्रैक्टिस नहीं करी तो कहां से वो टॉपिक हमारा स्ट्रॉन्ग बन पाएगा? तो प्रैक्टिस कैसे होगी? पैसेजेस पे क्वेश्चंस को करके। तो इस तरह से आज हम लोग क्लास में समझेंगे कि कैसे आपने पैसेज को समझना होता है, हाउ टू मेक द पैसेज माइंड मैप, हाउ टू टेक द शॉर्ट नोट्स आउट ऑफ द पैसेज, जितना डिटेल आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसको पैसेज से निकालना, उसके अकॉर्डिंगली उसको क्वेश्चंस पे अप्लाई करना, एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी को कैसे यूज करना होता है और कैसे आपने टाइम सेविंग टेक्निक्स को यूज करना होता है, वो सब कुछ आज हम केसलेट्स डिस्कशन में करने वाले हैं। सो विदाउट डू लेट्स जस्ट मूव फर्दर। पैसेज क्या बोल रहा है? Pretty pink, orange and white flowers of the shrub lantana. They are talking about the flowers of a shrub, that's lantana, camera or wild sage, are common in ornamental gardens across many parts of the world. तो इसने बताया कि एक पर्टिकुलर कोई फ्लावर है जिसके 2 नाम बता दिए, वाइल्ड सेज और लेंटाना कैमरा। उसके ये वाले टाइप के जितने भी फ्लावर्स हैं वो काफी ज्यादा कॉमन है ऑर्नामेंटल गार्डन्स में। ऑर्नामेंटल गार्डन्स का मतलब है इस टाइप के फ्लावर्स को ऑर्नामेंट ज्वेलरी बनाने में भी यूज किया जाता है। जैसे आप लोगों ने देखा है ना आजकल फंक्शंस में, हल्दी मेहंदी में वो लोग प्रॉपर्ली पेटल ज्वेलरी पहनते हैं, फ्लावर ज्वेलरी पहनते हैं। तो उस सेंस में बताया गया है दे आर फेमस अक्रॉस मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। Although considered beautiful and hardy by landscape designers, इनको although consider किया जाता है beautiful और hardy by landscape designers, the species is reviled by conservation biologists as one of the worst weeds in the recorded history. तो यहां पर जैसे कि हम लोग डिस्कस करते हैं, ट्रांजिशंस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है आपके पैसेजेस को समझने में। तो जैसे ही मेरे पास एक ये ट्रांजिशन वर्ड आया ऑल्दो ये बताता है कि यार अब ऑथर जो बात कह रहा था उससे उसका नोशन चेंज होने वाला है। ऑल्दो से पहले की गई बात और ऑल्दो के बाद में की गई बात डेफिनेटली उल्टी बातें होंगी, डेफिनेटली ऑपोजिट्स बातें होंगी। तो इसीलिए ट्रांजिशन वर्ड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं पैसेज की नोशन को और लैंग्वेज को समझने के लिए। तो ऑल्दो वर्ड से ही मुझे पता चल गया कि ऑथर अब जो बात बोलने वाला है अपनी उसी बात को कॉन्ट्रास्ट भी करने वाला है, काउंटर प्रीमाइस देने वाला है। तो यहां पर उसने बोला कि माना जाता है यार इन वाले फ्लावर्स को यार बहुत ब्यूटीफुल माना जाता है, बहुत सुंदर माना जाता है डिजाइनर्स की लैंग्वेज में या उनके वर्ल्ड में, लेकिन एक्चुअली में जो स्पीशीज होती है फ्लावर्स की, एक्चुअली में जो स्पीशीज होती है इनको वन ऑफ द वर्स्ट वीड्स माना जाता है इन द रिकॉर्डेड हिस्ट्री। अब ये वो वाला वीड नहीं है जो शायद कुछ बच्चे सोच रहे हो इस टाइम पे पढ़ के, ये वाला वो वीड है जो वीड्स को बोलते हैं हम लोग अल्टीमेटली आपका अनवांटेड प्लांट्स। अनवांटेड प्लांट्स का मतलब है कि जो आपके कुछ प्लांट्स होते हैं जो एग्रीकल्चर में या गार्डनिंग के दौरान कुछ प्लांट्स जो एक्स्ट्रा उग जाते हैं, ग्रो हो जाते हैं, जिनका कोई यूसेज नहीं होता, उनको हम लोग वीड्स बोलते हैं। तो एक्चुअली में वैसे तो इनको फ्लावर्स कंसिडर कर रहे हैं, ऑर्नामेंटल ज्वेलरी के लिए बोल रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में बायोलॉजिस्ट इनको अनवांटेड प्लांट्स में वर्स्ट कैटेगरी में डालते हैं। द अग्रेसिव ग्रोथ
of Lantana camara inhabits outside its native territory, originally the American tropics. American tropics इसके एक ओरिजिनल नेटिव टेरिटरी है जहां सबसे ज्यादा ये पाया जाता है. इसके अलावा भी जो इनकी अग्रेसिव ग्रोथ होती है, अग्रेसिव ग्रोथ का मतलब है बहुत ज्यादा अबंडेंस में ये ग्रो होना शुरू कर देते हैं, बहुत जल्दी जल्दी बहुत सारे ग्रो होना शुरू कर देते हैं. तो जो इनकी अग्रेसिव ग्रोथ है इन द हैबिटेट आउटसाइड द एरिया का मतलब है जो एरिया आउटसाइड द अमेरिकन टेरिटरी पड़ता है वहां पर भी इनकी अग्रेसिव ग्रोथ होती है. has led to its spread over 20 million hectares. तो इतने ज्यादा मैसिव एरिया में ये उग के बड़े होके फैल चुके हैं आउटसाइड द नेटिव एरियाज एज वेल. In the Bilgiri Ranganatha Swami Hills Tiger Reserve in southern peninsular India, तो एक एरिया का नाम बताया है साउदर्न पेनिनसुलर इंडिया में एक रीजन है बिलगिरी रंगनाथ स्वामी हिल्स टाइगर रिजर्व. We have studied the spread of the shrub in dense thorny thickets across the park. तो यहां पर एक एरिया का एग्जाम्पल दिया है, इंडिया के एक टाइगर रिजर्व का एग्जाम्पल दिया है जहां पर साइंटिस्ट ने या बायोलॉजिस्ट ने ऑब्जर्व किया है कि ये वाला जो प्लांट है ये बहुत ज्यादा थॉर्नी थिकेट्स में ग्रो कर रहा है, काफी ज्यादा डेंस ग्रोथ हो रही है, काफी एग्रेसिव और तेजी से इसकी ग्रोथ हो रही है अक्रॉस द पार्क. Where it has choked out other plant species and obstructed the movement of wildlife. तो इसके यहां पर ऑथर ने अगर आप ध्यान दें तो नेगेटिव इंप्लीकेशंस डिस्कस करे हैं इस पर्टिकुलर प्लांट के. उसने कहा यार इतना तेजी से बढ़ रहा है तो एक्चुअली इस चक्कर में बाकी के दूसरे प्लांट्स चोक हो रहे हैं. चोक का मतलब है बाकी के दूसरे प्लांट्स के ऊपर जाके ग्रो हो रहा है तो वो प्लांट्स मर जा रहे हैं, वो प्लांट्स वेस्ट हो रहे हैं, उनके एरिया में जाके ये प्लांट ग्रो हो रहा है तो बचे हुए प्लांट्स या जो बेबी प्लांट्स है वो चोक हो रहे हैं. साथ ही साथ वाइल्ड लाइफ की मूवमेंट में दिक्कत हो रही है क्योंकि इतने ज्यादा डेंस हैं, इतना ज्यादा घने हैं तो वाइल्ड लाइफ को मूवमेंट करने में भी प्रॉब्लम हो रही है. तो एक हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा है ये वाला हमारा लेंटाना कैमरा ऑब्स्ट्रक्टिंग द मूवमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ, क्रिएटिंग अ मेजर चैलेंज फॉर द पार्क मैनेजर्स. तो इस चक्कर में एक और पॉइंट बताया कि यार इनकी इतनी ज्यादा अबंडेंस ग्रोथ की वजह से जो लोग पार्क्स को मैनेज करते हैं उनके लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है. मोस्ट अग्रेसिव श्रब इन्वेडर्स, सबसे ज्यादा अग्रेसिव जो श्रब इन्वेडर्स हैं जिसके बारे में हम लोग अभी पैसेज में बात ही कर रहे हैं, पार्शली और कंप्लीटली रिप्लेस द नेटिव श्रब स्पीशीज इन द फॉरेस्ट. तो ये लोग क्या करते हैं इसका एक और नेगेटिव बताया, या तो थोड़ा थोड़ा या कंप्लीटली ये लोग रिप्लेस कर देते हैं जो टाइगर फॉरेस्ट में ओरिजिनल नेटिव श्रब स्पीशीज हैं जो वहां के ओरिजिनल हैं उनको भी हटा के खुद वहां पे ग्रो होना शुरू कर दिया है लेंटाना कैमरा ने. While lantana was brought in as an ornamental plant, इसको शुरू में सिर्फ इंट्रोड्यूस किया गया था एज एन ऑर्नामेंटल प्लांट, इसका ये एक यूसेज था, एक पॉजिटिव तो ये बताया है ऑथर ने. एंड हैज नाउ स्प्रेड एक्सटेंसिवली, तो जैसा हम बात कर रहे हैं एक्सटेंसिव ग्रोथ हो रही है तो ये एक्सटेंसिवली स्प्रेड हो रहा है ड्यू टू द बेरी फीडिंग बर्ड्स. किस वजह से ये उस एरिया में जाके ग्रो होना शुरू किया, किसी ने जाके वहां सीड तो नहीं प्लांट कर दिया, किसी ने जाके पानी नहीं डाला इसके पौधे को, तो ये ग्रो कैसे हुआ. इसके पीछे जो ऑथर ने यहां पर आपको रीजन प्रोवाइड किया है दैट इज द मूवमेंट ऑफ द सीड्स थ्रू द बेरी फीडिंग बर्ड्स. तो जो ये बेरी फीडिंग बर्ड्स होते हैं ये शायद इसके ग्रोथ का कारण है. अदर सिमिलर इन्वेजिव स्पीशीज सच एज Chromolena odorata, that is a sunflower family, another complicated word. तो इनके चक्कर में extensively due to the berry feeding birds, other similar invasive species, इसी तरह से कुछ और invasive species हैं लेंटाना के अलावा जो sunflower family को belong करते हैं, are wind dispersed. तो ये वाले जो हैं इसके लिए तो बोल दिया, लेंटाना के लिए बोल दिया कि वो बेरी बर्ड्स की वजह से स्प्रेड हो रहा है. और जो दूसरी वैरायटी ऑथर ने बताई है यहाँ पे क्रोमोलेना ओडोराटा, तो लेट्स जस्ट कॉल इट CO, इसके पीछे बताया है विंड इज द रीजन फॉर देयर डिस्पर्सल का कॉन्सेप्ट साइंस में पढ़ा था, बहुत छोटे थे तो दोबारा से थोड़ा सा रिवाइज कर सकते हैं. यहाँ पर डिस्पर्सल होता है जब एक जगह से दूसरी जगह सीड्स मूव होते हैं और दूसरी जगह जाके भी वो ग्रो हो जाते हैं. तो ये डिस्पर्सल मूवमेंट ऑफ द सीड्स फ्रॉम वन एरिया टू अनदर. सीड खुद तो पैदल चल के नहीं जाएगा, या तो बर्ड्स उसको अपनी चोंच में दबा के ले जाएंगे दूसरे एरिया में, वहां जाके फिर वो ग्रो हो जाएगा, या विंड से उड़ के चला गया.
ह्यूमन फैक्टर हो जाता है कि यार लोगों की चप्पल में चिपक गया, लोग किसी जगह पे खेत में एक जगह पे बैठे तो उनके पीछे चिपक गया, वो जहां पे जाके बैठे वहां जाके ग्रो हो गया। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिस वजह से डिस्पर्सल होता है सीड्स का। तो लेंटाना का क्या रीजन है जिस वजह से वो पूरे के पूरे एरिया में आके क्राउडेड हो चुका है? वो है बेरी बर्ड्स। साथ के साथ ये जो CO एक और बताया है, इसका रीजन है विंड डिस्पर्सल। It is important to find the solutions that can provide the high quality, frequently updated maps of the distribution of these invasive plants. तो एक solution क्या है इस प्रॉब्लम को निकालने का, जो इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो रही है? ये इंपॉर्टेंट भी है solutions निकालना। और कैसे निकाल सकते हैं हम solutions? अगर हमारे पास GPS मैप्स हो, जितने भी 3D मैप्स होते हैं जो जोग्राफर्स क्रिएट करते हैं, वो 3D मैप अगर हमारे पास हो उस एरिया का, वो एरियल मैप अगर हमारे पास हो उस एरिया का, तो हम उस एरियल स्नैपशॉट से ये समझ सकते हैं कि यार ये पर्टिकुलर प्लांट की जो स्पीशीज है वो कौन कौन से एरिया तक फैली हुई है। हमें पता चल जाएगा कि इस एरिया में कटिंग करनी है या किस तरह से इसको हमें मैप आउट करना है। So these frequently updated maps of the distribution of invasive plants so that they can be effectively located. सबसे पहले तो लोकेशन पहचानो कि कहां कहां पे ये invasive weed species हैं, जैसे ये 2 पैसेज में एग्जांपल दिए हैं। तो साथ के साथ लोकेशन बताओ, टारगेटेड एंड रिमूव, ताकि हमें समझ में आए कि अच्छा यार हमें इतने एरिया में रिमूव करना है। सो लेट अस सपोज कि ये पूरा आपका टाइगर रिजर्व है, इसका हमने पूरा एक मैपिंग करी, तो मैपिंग से हमें पता चला कि इससे यहां से यहां तक के एरिया में ये पूरा फैला हुआ है। तो दिस इज पूरा एरिया जहां पर ये हमारा लेंटाना फैला हुआ है, ये हमारे एरियल मैप ने बता दिया। तो हमें लोकेशन पता चल गई, अब हम टारगेटली इसको रिमूव कर पाएंगे। तो ये एक पॉसिबल सोल्यूशन है इसको प्रॉब्लम को कॉम्बैट करने का। Given the large areas over which they spread, इतने लंबे लंबे एरिया, बड़े बड़े एरिया में ये लोग फैल जाते हैं, managers are increasingly turning to high-tech methods such as remote sensing. तो अगेन रिमोट सेंसिंग आपका ज्योग्राफी में होता है, सेम चीज बोल रहा है कि रिमोट सेंसिंग के थ्रू हाईटेक मेथड्स अप्लाई करने पड़ रहे हैं मैनेजर्स को, ताकि वो इस प्रॉब्लम से कॉम्बैट कर सके, इस इन्वेजिव प्लांट स्पीशीज से कॉम्बैट या लड़ सके। दिस इन्वॉल्व्स, अब कैसे कैसे करते हैं ये रिमोट सेंसिंग मैपिंग? जो आपके 3D एरियल मैप्स होते हैं, लाइक दैट। How are they doing it? They are involving the photographing landscapes using the special camera. Special cameras use कर रहे हैं photographing the landscapes में in the space, जो सैटेलाइट के थ्रू ही होगा। वहां जाके हेलीकॉप्टर तो नहीं लेके जाएंगे ऊपर, तो सैटेलाइट के थ्रू ही होगा। या फिर एयर में जा रहे हैं तो यस, हेलीकॉप्टर लेके जा सकते हैं, एयरक्राफ्ट लेके जा सकते हैं, तो एयरक्राफ्ट से भी इमेजेस क्लिक की जा सकती हैं। सैटेलाइट मैपिंग के थ्रू वो वाली इमेजेस को भी यूज किया जा सकता है। दैट कैन डिटेक्ट मोर देन व्हाट द ह्यूमन आई कैन सी, ताकि हम डिटेक्ट कर पाए जो इंसानी आंखों से हमें नहीं दिख रहा कि कहां कहां तक ये फैले हुए हैं, वो चीज हमें टेक्नोलॉजी की आईज से दिख जाएगा। For example, because of their capacity to record the information in the infrared and thermal visible spectrum of light. तो ये हम लोग जो बात कर रहे हैं, we are talking about the quality of the cameras जो हमें यूज करने चाहिए, और हमें क्यों यूज करने चाहिए वो ऑथर ने बता दिया, बिकॉज इट विल नॉट बी एबल टू सीन विद अ नेकेड ह्यूमन आई। तो दे आर सेइंग कि यार उसमें ना उन कैमराज में इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी होती है, थर्मल विजिबल स्पेक्ट्रम होता है लाइट का, एंड देन डिराइविंग इन्फॉर्मेशन, वो इन्फॉर्मेशन को डिराइव कर लेते हैं इस पिक्चर से। तो सारा वो टेक्नो का फंडा है जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा। रिसेंट ईयर्स में बहुत ज्यादा हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट्स डेटा का भी इस्तेमाल हुआ है, अवेलेबल है ऑलरेडी हाई रेजोल्यूशन में, एचडी में, मतलब एचडी में डेटा अवेलेबल है, सैटेलाइट डेटा अवेलेबल है, जो ऐसे एरियाज को मैप करके, फोटोग्राफ करके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में हेल्प कर सकता है। नाउ लेट्स जंप ऑन टू द क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू, मतलब कि ये आगे आपका स्ट्रेंथनिंग टाइप का कुछ क्वेश्चंस, जिसने बोला है कि इनमें से अगर कुछ ऑप्शन सच होते, मतलब इसका मतलब है जब जब ऐसा क्वेश्चन गिवन होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू, तो पहले ये कभी मत सोचा करो मैम ये वाली इंफॉर्मेशन तो पैसेज में गिवन नहीं है, ना ए गिवन है, ना बी गिवन है, ना सी गिवन है, ना डी गिवन है, चारों ही ऑप्शन ये कुछ एलियन ऑप्शंस लग रहे हैं। बिल्कुल, पैसेज ने बोला है भाई, क्वेश्चन ने बोला है कि भाई इनमें से अगर कोई बात सच होती तो पैसेज को वो बात, कौन सी बात, कंक्लूजन को सपोर्ट करती। तो लेट्स सी कि कौन सा ऑप्शन यहां पर पैसेज को और ज्यादा सपोर्ट कर रहा है। फर्स्ट ऑप्शन कहता है द एंटायर मैंग्रोव फॉरेस्ट इन केरला
वर डिस्ट्रॉयड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाइल्ड सेज। वाइल्ड सेज आपका लेंटाना का ही दूसरा नाम है। तो इन्होंने कहा यार इस लेंटाना की वजह से पूरे के पूरे मैनग्रोव फॉरेस्ट जो केरला में थे वो बेचारे डिस्ट्रॉय हो गए, क्योंकि इतना घातक प्लांट है ये। सपोर्टर है, पैसेज प्रॉब्लम्स के बारे में ही डिस्कस कर रहा है। इट कैन बी अ कंसिडरेबल ऑप्शन। बी ने कहा टेक्नोलॉजी ऑफ फोटोग्राफिंग लैंडस्केप इज न्यू इन्वेंशन एंड हैज नॉट बीन प्रीवियसली अवेलेबल। अब आप सोचोगे मैम ये भी ठीक है, लेकिन ये पैसेज की लाइन को, पैसेज के कंक्लूजन को, पैसेज का कंक्लूजन क्या मैपिंग, फोटोग्राफिक मैपिंग के ऊपर है, या पैसेज का कंक्लूजन है कि इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए ये सोल्यूशन अच्छा रहेगा? तो ये ऑप्शन, माना पैसेज में कुछ कुछ है कि टेक्नोलॉजी बढ़िया है, नई टेक्नोलॉजी है, पहले नहीं थी, ठीक बात है, लेकिन पैसेज के कंक्लूजन को सपोर्ट करना है, पैसेज की वन ऑफ द प्रीमाइस को हमें सपोर्ट नहीं करना है। सी ने कहा देयर आर सम एनिमल्स जिनको बेनिफिट मिल रहा है क्रीपर से, जैसे कि वाइल्ड सेज। तो ये वाइल्ड सेज की तारीफों के पुल बांध रहा है, वो हमको नहीं चाहिए, क्योंकि पैसेज तो भाई बुराइयां करने में लगा पड़ा था। तो ये भी गलत ऑप्शन में जाएगा। डी ने कहा ओरिजिन ऑफ वाइल्ड सेज कैन बी ट्रेस्ड टू अ वेपन डिलीवर्ड टू डिस्ट्रॉय फॉरेस्ट रादर देन इन ऑर्नामेंटल यूज। तो मतलब ये जो वाइल्ड सेज का ओरिजिन है उसको हम ट्रेस बैक कर सकते हैं टू अ वेपन, जो वेपन डिलीवर हुआ था डिस्ट्रॉय करने को फॉरेस्ट को, जबकि ऑर्नामेंटल यूज इसका नहीं माना जाएगा। अगेन ये केस में आपका अनरिलेटेड ऑप्शन चॉइस है, मेकिंग ए विल बी योर करेक्ट आंसर चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है ये जो स्टेटमेंट है विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन लेंटाना कैमरा हैज द कैपेसिटी टू टेक ओवर एंटायर फॉरेस्ट। ये स्टेटमेंट अगर हम बोलें कि ह्यूमन इंटरवेंशन के बिना भी लेंटाना कैमरा जो एक वीड है वो अपने साथ इतनी क्वालिटीज कैरी करता है कि वो पूरे एरिया में स्प्रेड हो सकता है, ग्रो हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट आपको क्या लगता है, क्या ये प्रोबेबली ट्रू है, डेफिनेटली ट्रू है, प्रोबेबली फॉल्स है, डेफिनेटली फॉल्स है? फॉल्स तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमने देखा है कि बेरी बर्ड्स के थ्रू इसका डिस्पर्सल हुआ है। इसका मतलब क्या निकलता है, यहां से हमने ये तो कंक्लूड कर लिया कि कोई भी यहां पर ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं थी। तो विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन के हमने ऑलरेडी पैसेज में ऐसी इंफॉर्मेशन देखी जिसने कहा बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के भी बर्ड्स के थ्रू डिस्पर्सल हो गया और ये मल्टीपल एरिया में ग्रो करता चला गया। इसने कहा कि ह्यूमन इंटरवेंशन के बिना भी लेंटाना कैमरा के पास एक कैपेसिटी है कि यार वो फॉरेस्ट एरियाज में ग्रो हो सकता है। तो ये बात फॉल्स तो नहीं है। अब ये बात प्रोबेबली ट्रू है या डेफिनेटली ट्रू है? डेफिनेटली ट्रू है, क्योंकि पैसेज ने सपोर्ट की है। प्रोबेबली का मतलब यार मुझे कंफर्म नहीं है ये ट्रू है, हो भी सकती है शायद ना भी हो। तो यस, डेफिनेटली ट्रू, बी विल बी द करेक्ट आंसर चॉइस। नेक्स्ट आता है आपका Which of the following assumptions have been made by the author? तो यहां पर assumptions के लिए हमने निंजा टेक्निक की थी, assumption negation टेक्निक, ब्रिज मेथड टेक्निक, लेकिन बेस क्या था वो आपको जरूर ध्यान होगा। assumption is something that forms a bridge between your premise and your conclusion। तो आपके पास premise है, आपके पास conclusion है, आपको ऐसा ऑप्शन निकालना है जो इन दोनों के बीच की एक कड़ी बन सकता है, जो इनके दोनों के बीच की अजम्पशन बन सकता है, जो ऑथर की यहां पर रही होगी, जिस पे पूरा आर्ग्यूमेंट बेस्ड है। तो फर्स्ट ऑप्शन ये कहता है यहां पर इंडियन अथॉरिटीज आर अनअवेयर ऑफ द रिस्क पोज्ड बाय लेंटाना कैमरा। इंडियन अथॉरिटीज का मतलब है गवर्नमेंट अथॉरिटीज आर अनअवेयर अबाउट द रिस्क। क्या गवर्नमेंट अथॉरिटी से रिलेटेड पैसेज में कुछ भी प्रीमाइस कंक्लूजन में लिखा था? नहीं, ये कंप्लीट एलियन इंफॉर्मेशन है, यहां पर बिल्कुल अनरिलेटेड ऑप्शन है, क्योंकि इससे जुड़ता हुआ कुछ भी ऑथर ने डिस्कस नहीं किया। तो बीइंग एन अनरिलेटेड चॉइस, इसको आप इजीली बैनिश आउट कर सकते हो। बी ने कहा क्रोमोलेना ओडोराटा इज फार वर्स देन लेंटाना कैमरा एज इट इज विंड डिस्पर्स्ड। विंड डिस्पर्स तक ठीक है, पार्शियली ट्रू ऑप्शन है, लेकिन ये वर्ड्स है, कहीं पैसेज में ऐसा लिखा है कि ये उससे ज्यादा गंदा है, उससे ज्यादा बुरा है, उसका भी बाप है, नहीं लिखा। तो ये भी आपका फॉल्स इंफॉर्मेशन है। सी ने कहा आंसर टू स्टॉपिंग लेंटाना कैमरा इज टू किल द बेरी
फीडिंग बर्ड्स, मतलब ये बोल रहा है कि लेंटाना कैमरा को स्टॉप करने के लिए बर्ड्स को मार दो। बर्ड्स को मारने के लिए ऑथर ने नहीं कहा, ऑथर ने कहा भाई साहब फोटोज खींचो, मैप करो, इफेक्टिवली देखो, लोकेशन ट्रैक करो, उसके बाद उसको वीड आउट करो। मारने के लिए बर्ड्स को नहीं कहा है। तो प्लीज यहां पर हिंसक होने की जरूरत नहीं है, ये भी फॉल्स इंफॉर्मेशन में जाएगा। डी ने कहा बहुत हाई रेजोल्यूशन के जो सैटेलाइट्स होते हैं, जो डेटा होता है, उनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं ताकि हमको पता चल जाए यार कि कहां कहां तक लेंटाना कैमरा फैला हुआ है और किस किस एरिया में ये बढ़ता चला जा रहा है। ये टोटल करेक्ट असम्पशन है ऑथर की, मेकिंग डी द करेक्ट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड एक्सेप्ट, तो जब भी एक्सेप्शनल क्वेश्चन आता है तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ये बोल रहा है इनमें से सभी कुछ हम पैसेज से इन्फर कर सकते हैं, मतलब पैसेज की सारी इन्फरेंस है, लेकिन इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका फॉल्स है एज पर द पैसेज। पैसेज के हिसाब से कौन सी इंफॉर्मेशन को अगर यहां डालोगे, फॉल्स इंफॉर्मेशन में डालोगे, मतलब कि इस केस में 3 आंसर्स आपके सही होंगे, एक आंसर आपका कोई ना कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन में जाएगा। तो इन सर्टेन सिचुएशंस wild sage may be regarded as a prized possession rather than a dangerous weed plant. Certain situations, yes, certain situations क्यों? कुछ situations में इसको अच्छा भी माना जाता है। एक तारीफ करी थी पैसेज ने ऑर्नामेंटल प्लांट्स के लिए, तो वो एक बेनिफिट तो बताया था, बस ये बोल रहा था ये बहुत आउटग्रो करता जा रहा है, लोगों के लिए प्रॉब्लम कर रहा है, वाइल्ड लाइफ के लिए प्रॉब्लम कर रहा है, वाइल्ड प्लांट्स के लिए प्रॉब्लम कर रहा है, लेकिन ऑर्नामेंटल क्वालिटी, एक क्वालिटी तो ऑथर ने डिस्कस की थी, तो इस केस में ये आपका इंफरेंस हो सकता है। बी ने कहा लेंटाना कैमरा डज नॉट अग्रेसिवली ग्रो इन द नेटिव हैबिटेट्स। क्लियर फॉल्स इंफॉर्मेशन, पैसेज ने सीधा सीधा लिखा था कि भाई लेंटाना कैमरा अग्रेसिवली ग्रो हो रहा है, इसने कहा ना ना ना, अग्रेसिवली ग्रो नहीं हो रहा, पैसिवली ग्रो हो रहा है। तो इसीलिए ये बन गया आपका करेक्ट आंसर, क्योंकि ये पैसेज ने इन्फर नहीं किया। इस लाइन को एक बार रेफर भी कर लेते हैं टू क्रॉस चेक। यस, ये रहा अग्रेसिव ग्रोथ, दैट इज मेंशन हियर, यू कैन सी अग्रेसिव ग्रोथ है इसकी बहुत ज्यादा, तो ये क्लियरली लिखा है अग्रेसिव ग्रोथ, मेकिंग दिस वन, मेकिंग बी द करेक्ट चॉइस। सी ने कहा had it not been for the berry feeding birds, मतलब अगर berry feeding birds ना होते तो वाइल्ड सेज इतना ज्यादा अग्रेसिवली ना बढ़ता। बिल्कुल ठीक, क्योंकि इन्होंने बोला इसके बढ़ने के पीछे बेरी फीडिंग बर्ड्स हैं, तो अगर शायद बेरी फीडिंग बर्ड्स ना होते, मारने के लिए नहीं कह रहे, अगर ना होते तो शायद ये इतना ज्यादा अग्रेसिवली ना बढ़ता। तो यस, दैट्स अ करेक्ट इन्फरेंस। डी ने कहा वन ऑब्स्टैकल, एक ऑब्स्टैकल जो प्रॉब्लम आ रही है इसको रिमूव करने में वीड प्लांट्स को, वो क्या है कि यार इनकी प्रॉपरली ना लोकेशन समझ में आ रही है, ना इनका फैलाव और एक्सटेंड समझ में आ रहा है। बिल्कुल, ऑथर भी यही कह रहा था, तभी तो रिमोट सेंसिंग टेक्निक का इस्तेमाल करने के लिए बोला उसने। तो ये भी इन्फरेंस है, हमें चाहिए था ऐसा आंसर जो इन्फरेंस नहीं है, दैट विल मेक बी द करेक्ट आंसर चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, What could be an appropriate heading for the passage? अगर मुझे पैसेज को यहाँ पे हेडिंग देनी होती तो कौन सी हेडिंग सबसे ज्यादा, कौन सा टाइटल सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट होता? तो यहां पर पहला है कैमराज इन द स्काई, आंसर टू इन्वेजिव प्लांट स्पीशीज। ठीक है, कि स्काई में कैमरा डालो, उससे पता चल जाएगा कि इन्वेजिव प्लांट्स कहां कहां हैं। यस, अप्रोप्रिएट है। प्रिटी बट डेडली, ये भी हो सकता है, लेकिन डेडली थोड़ा सा एक्सट्रीम है। प्रिटी के लिए बोला था ऑर्नामेंटल क्वालिटी, पर डेडली थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे इसने ये नहीं बोला ये प्लांट किसी को मार रहा है, इसने कहा ये प्लांट्स को आउटग्रो कर रहा है, वाइल्ड लाइफ के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, फॉरेस्ट मैनेजर्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, लेकिन डेडली वर्ड नहीं यूज किया, तो इसीलिए सही लग रहा है, लेकिन गलत है ये ऑप्शन। अनदर डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट सेंट बाय द वेस्ट, क्या है ये कि वेस्ट ने एक और एलिमेंट भेज दिया डिस्ट्रक्शन का। Far unrelated, far too unrelated option. Benefits of infrared technology, क्या पूरा पैसेज इसके ऊपर है? टेक्नोलॉजी के क्या बेनिफिट्स हैं? प्लांट स्पीशी के ऊपर है, उसको कॉम्बैट कैसे करना है उसके ऊपर है, तो ये इस केस में ए आपका करेक्ट आंसर चॉइस में जाएगा। Now let's understand another passage. While human caused earthquakes, मतलब कि वैसे तो नेचुरली ह्यूमन earthquakes कॉज हो रहे हैं, लेकिन ह्यूमन फैक्टर्स भी हैं जिस वजह से earthquake कॉज हो रहे हैं। तो ह्यूमन कॉज earthquakes have been documented for more than a century. ऑलरेडी पिछले सेंचुरी से हमने काफी ज्यादा ऐसे earthquakes भी देखे हैं जो ह्यूमन फैक्टर्स की वजह से कॉज हुए हैं।
Their increasing number reported worldwide. Now we have already seen the increasing number of such earthquakes जो हम humans की वजह से आ रहे हैं. तो their number has significantly been increased in the recent past. That has drawn the scientific, social and political attention. तो इतने earthquakes इतने ज्यादा बढ़ गए हैं ह्यूमन फैक्टर्स की वजह से जो कॉज हो रहे हैं, तो लोग इस टाइम पे टेंशन में हैं. तो इस वजह से पॉलिटिकल एरिया, साइंटिफिक एरियाज और सोशल एरियाज का अटेंशन काफी ज्यादा बढ़ गया है कि यार इन चीजों को कंट्रोल करना बनता है. Such earthquakes are related to industrial activities. अब इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि ह्यूमन फैक्टर्स की वजह से कौन कौन से कॉजेज होते हैं जो इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल हैं अर्थक्वेक्स को इंड्यूस करने के लिए. तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं? इंडस्ट्रियल रीजन्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है. इंडस्ट्रियल रीजन्स में जहां पर माइनिंग होती है, तो माइनिंग के चक्कर में अक्सर जब वो लोग माइनिंग करना शुरू करते हैं, एक्सकेवेट करना शुरू करते हैं, तो बहुत बार वो जो पूरा अंडरग्राउंड माइनिंग तक जाते हैं, तो वहां से ऊपर का एरिया जो है वो वहां पर जो लैंड एरिया है वो शेक करता है और अर्थक्वेक्स आने के चांसेस हो जाते हैं और हुए भी हैं. तो माइनिंग इसका फैक्टर है. कंस्ट्रक्शन ऑफ वाटर डैम्स जब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं उस दौरान भी अर्थक्वेक्स आ जाते हैं. इंजेक्शन ऑफ लिक्विड सच एज द वेस्ट वाटर, एंड इंजेक्शन ऑफ लिक्विड का मतलब है कि जब भी हम लिक्विड्स को अंडर वाटर एरिया से, अंडर वाटर टेबल से इंजेक्ट करने की कोशिश करते हैं, वहां पर अर्थक्वेक आने के चांसेस होते हैं. साथ के साथ कार्बन डाइऑक्साइड इसका रीजन है. अपार्ट फ्रॉम दैट, जो भी हम एक्सट्रैक्शंस करते हैं जो एसोसिएटेड होती हैं, जहां पे हम लोग ऑयल को ओशन बेड से एक्सट्रैक्ट करते हैं या हम लोग गैस एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, तो ये मल्टीपल ह्यूमन कॉजल फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से बढ़ते अर्थक्वेक एक कंसर्निंग फैक्टर बनते जा रहे हैं. विद द एवर इंक्रीजिंग डिमांड फॉर एनर्जी एंड मिनरल सप्लाई, हमने देखा कि एक्चुअली में जो डिमांड है एनर्जी और मिनरल सप्लाईज की वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होती जा रही है, और मिनरल और एनर्जी चाहिए तो यस, हम लोगों को माइनिंग भी करनी पड़ेगी, हमें एक्सट्रैक्शन भी करना पड़ेगा, हमें ऑयल को भी निकालना पड़ेगा समुद्र मंथन करके, एंड सो ऑन. तो विद द एवर इंक्रीजिंग डिमांड, जो ये एक्चुअली में इसका एक मेजर रीजन ये भी बोल रहे हैं कि जो ह्यूमंस की डिमांड है वो एवर इंक्रीजिंग है. मिनरल सप्लाईज की भी जो सारी डिमांड है वो वर्ल्ड वाइड इंक्रीज होती जा रही है, क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे लोगों की डिमांड भी इंक्रीज हो रही है. द नंबर ऑफ ह्यूमन कॉज्ड अर्थक्वेक्स, जितने भी नंबर हैं जो ह्यूमन कॉज्ड अर्थक्वेक्स हैं, इज एक्सपेक्टेड टू इवन राइज इन द अपकमिंग ईयर्स. ऑलरेडी नंबर्स बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं और हम लोगों को पूरा ऑथर को यहां पर ये लगता है कि डेटा के हिसाब से ये और ज्यादा बढ़ने के चांसेस हैं इन द नियर फ्यूचर. Some of the largest and more destructive earthquakes of the past few years have been related to the man-made activity only. तो इन्होंने कहा कि अगर हम पिछले 5 साल के आंकड़े देखें, पिछले 5 साल का डेटा देखें, तो वहां पर ह्यूमन फैक्टर सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल रहे हैं earthquakes इंड्यूस करने के पीछे. Such as 2008 magnitude 7.9 रिक्टर स्केल का जो ये आपका आया था, दैट वाज वेंशुआन, चाइना में अर्थक्वेक आया था. तो इसका एक डेटा यहाँ पर ऑथर ने दिया है 2008 का, और ये मैग्नीट्यूड होता है, ये अर्थक्वेक का इंटेंसिटी होता है कि कितना इंटेंसिव अर्थक्वेक था. और ये माना जाता है कि किसी भी अर्थक्वेक का अगर 6 या उससे ऊपर का मैग्नीट्यूड जाता है तो उसको काफी पावरफुल और काफी डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक की कैटेगरी में डाला जाता है. तो बोल रहे हैं 2008 का जो चाइना में अर्थक्वेक आया था वो 7.9 रिक्टर स्केल पर था. 2015 के अर्थक्वेक में जो नेपाल में अर्थक्वेक आया था उसका रिक्टर स्केल था 7.8, अनदर मैसिव अर्थक्वेक. इन द मोस्ट केसेस, तो 2 एग्जांपल्स यहां ऑथर ने दिए हैं. In most of the cases, industrial activities do not induce earthquake. Majorly cases अगर देखा जाए तो industrial activities, अभी author ने कहा था responsible है, लेकिन कह रहा है majorly responsible तो नहीं है. But this becomes problematic when such activities are close to the एक्टिव फॉल्ट्स. तो दिक्कत कब आती है कि जहां पर ये इंडस्ट्रियल एक्टिविटी वहां जाके होती है जो ऑलरेडी अर्थक्वेक प्रोन एरियाज हैं, जहां पर यहां पर अर्थक्वेक सबसे ज्यादा आने के चांसेस हैं, जो एरियाज आपके एक्टिव फॉल्ट्स में आते हैं, जहां पर ऑलरेडी पहले कभी अर्थक्वेक हुआ हो या वहां पर होने के पूरे चांस है. वहां पर अगर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी हो जाती है तो अर्थक्वेक होना बिल्कुल निश्चित हो जाता है. In this case, even small stresses underground caused by the man-made activity can destabilize the faults. तो इस केसेस में वहां पर जाके अगर स्मॉल स्केल पे भी कोई इंडस्ट्रियल एक्टिविटी होती है
तो क्योंकि वो ऑलरेडी, आप ये मान के चलो कि सिंपल सी बात है कि यार अगर कच्चा धागा है, ऑलरेडी धागा बहुत कच्चा है, तो यहां से आपने खींचा, हल्का सा भी अगर आपने खींचा तो वो इमीडिएटली डोर टूट जाएगी। लेकिन अगर धागा पक्का है, धागे की बात करूं तो अगर रस्सी पक्की है तो उसको कितना ही खींच लो वो नहीं टूटेगा। तो वही बात बोली है कि वो जो प्रोन एरियाज हैं ऑलरेडी, वहां पर जाके अगर थोड़ा सा भी स्मॉल लेवल पर भी अगर स्ट्रेस मिलता है उस अंडरग्राउंड एरिया को, थोड़ी सी भी माइनर लेवल पर, ब्लीक लेवल पर भी अगर वहां इंडस्ट्रियल एक्टिविटी होती है, मैनमेड एक्टिविटी होती है, उस वजह से वो ऑलरेडी जो एरिया में फॉल्ट्स हैं, जो क्रैक्स हैं, अगर जैसे हम बात करें लैंड की, तो इस तरह से लैंड है और यहां पे हल्के हल्के ऑलरेडी छोटे छोटे क्रैक्स हैं, तो इस एक्टिविटी की वजह से वो क्रैक्स जो हैं वो डिस्टेबलाइज हो जाते हैं और अर्थक्वेक होने के पूरे पूरे चांसेस हो जाते हैं। ऐसे स्ट्रेसेस जैसे कि फ्लूइड इंजेक्शन करना, फ्लूइड से इंजेक्ट करना, आर इवन केपेबल ऑफ माइग्रेटिंग लॉन्ग डिस्टेंसेस इन द प्लैनेटरी क्रस्ट। तो जब भी हम इंजेक्ट करते हैं लिक्विड्स को, जितने भी मटेरियल में एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम अगर कुछ लिक्विड्स को इंजेक्ट करते हैं, तो वो जो लिक्विड है वो अर्थ के क्रस्ट के अंदर 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 ही लंबे एरियाज तक भी वो लिक्विड ट्रैवल करता है, कवरिंग द लॉन्ग डिस्टेंसेस इन द प्लैनेटरी क्रस्ट that can induce the earthquake in the days, months or even years। तो वो जो लिक्विड हमने इंजेक्ट किया है अर्थ के क्रस्ट में, वो फैलता चला जाएगा और दिन, महीने और सालों के बाद अर्थक्वेक लेके आ सकता है आफ्टर द इंजेक्शन। तो आप सोचेंगे आज इंजेक्शन लगाया अर्थ के क्रस्ट में, कल अर्थक्वेक आ जाए, उसके चांसेस नहीं होते, लेकिन धीरे धीरे ये बढ़ता चला जाता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ऐसी प्रॉब्लम्स अलोंग विद द जनरल लैक ऑफ नॉलेज, इसके पीछे अब रीजन क्या बोला, नंबर 1 तो यहां पर ये सब एक्टिविटीज रिस्पॉन्सिबल है अर्थक्वेक के लिए। दूसरा, देयर इज द लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग द पीपल, लोगों को नॉलेज नहीं है, जो ये एक्टिविटीज कर रहे हैं उनको नॉलेज नहीं है कि ऐसा करने पर अर्थक्वेक आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो ये सब चीजें ऑफ द एग्जैक्ट स्ट्रेस एंड फॉल्टिंग कंडीशंस बिलो द ग्राउंड, तो लोगों को नॉलेज नहीं है कि बिलो द ग्राउंड पे एक्चुअली कितने फॉल्ट्स चल रहे हैं, बिलो द ग्राउंड पे ऑलरेडी वो कितना वीक लैंड है, उन लोगों को नहीं पता कि ऑलरेडी ये लैंड पूरा अर्थक्वेक प्रोन एरिया है। तो ये लैक ऑफ नॉलेज होने की वजह से वहां जैसे ही थोड़ी सी भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी होती है, अर्थक्वेक शुरू हो जाते हैं। मेक सच अर्थक्वेक्स डिफिकल्ट टू फोरकास्ट और मैनेज, तो यहां पर क्योंकि वो नॉलेज नहीं है और ये सब फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, तो ऐसे अर्थक्वेक आने के चांसेस में ना ही हम उनको फोरकास्ट पहले से कर पाते हैं। फोरकास्ट का मतलब है कि हम पहले से ही अज्यूम कर सकते हैं, हम पहले से ही फोर्सी कर सकते हैं, मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट पहले से ही फोर्सी कर सकता है कि हाँ यहां पर अर्थक्वेक आने के चांसेस हैं। तो क्योंकि ये इम्प्लॉसिबल फैक्टर्स हैं, तो फोरकास्ट करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, और अगर ऐसे अर्थक्वेक्स हो जाएं तो मैनेज करना भी उतना ही डिफिकल्ट हो जाता है। टू सिग्निफिकेंटली रिड्यूस सच हैजर्ड्स, अब इन हैजर्ड्स को रिड्यूस करने के लिए ऑथर ने कुछ सॉल्यूशंस, प्लॉजिबल सॉल्यूशंस यहां पर आपको दिए हैं। क्या क्या सॉल्यूशंस हैं, लेट्स हैव अ लुक ऑन देम। Regulations are required that include the hazard modeling। हमें क्या करना चाहिए रेजोल्यूशंस में, यहां पर सॉल्व करने के लिए इस प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन को, हमें हैजर्ड मॉडलिंग करनी चाहिए, साथ के साथ हमें असेसमेंट करना चाहिए। तो 2 चीजें बताई, हैजर्ड मॉडलिंग करो, एक तो होता है कुछ ज्योग्राफिकल एरियाज में ये चीजें भी, तो हैजर्ड मॉडलिंग करिए, असेसमेंट करिए। कब कब करिए, पहले करिए, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी शुरू करने से पहले करिए, उसके दौरान भी करिए कि यार जो जो चीजें हम कर रहे हैं, यहाँ पे ये प्रॉब्लम कर रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो पूरा मैप आउट करो कि यार अंदर तक, यहाँ पर क्रस्ट के अंदर तक कोई दिक्कत या परेशानी तो नहीं हो रही जिस वजह से अर्थक्वेक पूरे आने के चांसेस हो सकते हैं। तो इस केस में इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के दौरान पहले आप ये चीजें करो। दैट माइट परटर्ब द रीजनल स्ट्रेस फील्ड, इस तरह से हमें पता चल सकता है कि यार रीजनल स्ट्रेस फील्ड्स कौन कौन सी हैं, कौन कौन से ऑलरेडी प्रोन एरियाज हैं जहां पर दिक्कत क्रिएट हो सकती है। साथ के साथ इन एडिशन इज ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग ट्रांजिशन, इन एडिशन पढ़ते ही हम लोग ये सोच सकते हैं कि ऑथर इस लाइन के अराउंड एक और थॉट अपना देने वाला है। कम्युनिकेशन कैंपेन्स भी होने बहुत जरूरी हैं। ये कम्युनिकेशन कैंपेन्स एक थर्ड स्ट्रैटेजी ऑथर ने बताई है, दैट विल इन्फॉर्म द पब्लिक, जो लोगों को इन्फॉर्म कर देगी ऑन द इकोनॉमिक बेनिफिट्स एंड द रिस्क that such industrial operations may have also should also put forth। तो हम आसपास के कम्युनिटी के लोगों को, जहां पे ये एक्टिविटीज होने वाली हैं, और अगर एक्टिविटीज होंगी तो अर्थक्वेक आएगा, तो फिर उस केस में आसपास के कम्युनिटी एरियाज को भी मेजर इंपैक्ट होगा, फाइनेंशियल लेवल पर, शेल्टर लेवल पर, मेंटल लेवल पर, हर तरह से। तो इन लोगों को भी हमें इन्फॉर्म करना चाहिए, लूप में रखना चाहिए, बताना चाहिए कि यार क्या क्या इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं इस केसेस में इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के, लेकिन साथ के साथ क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व है। रिस्क मतलब ये अर्थक्वेक फॉर्म में क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व है अगर ऐसे इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस किए जाते हैं।
ये मेजर्स लेने से, जो ऑथर ने 2 या 3 मेजर्स आपको दिए हैं, ऐसे मेजर्स लेने से विल अश्योर द इफेक्टिव मिटिगेशन, इससे हम लोग बोल सकते हैं कि एक इफेक्टिव लेवल पर हमने मिटिगेट किया या कर सकते हैं। द मिटिगेशन, किस चीज को हम मिटिगेट कर सकते हैं? मिटिगेट का मतलब है यहां पर कि किस लेवल पर हम लोग अभी करंटली रिड्यूस कर सकते हैं। क्या रिड्यूस कर सकते हैं? जो एसोसिएटेड रिस्क हैं और जो सस्टेनेबिलिटी है ऑफ एनी ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट। तो जैसे ही आपको इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हो, माइनिंग से रिलेटेड, इंजेक्शन से रिलेटेड, एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड, तो उस केस में अगर आप ये सब चीजों को ध्यान में रखेंगे तो एक इफेक्टिव तरीके से आप अपने इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट को मैनेज कर सकते हो, जिसमें आपका भी बेनिफिट है और साथ के साथ अर्थक्वेक में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। तो आपका प्रोजेक्ट जो है वो रिस्क को मिटिगेट भी कर सकता है, कम कर सकता है, साथ के साथ आपका जो इकोनॉमिक इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट है वो और ज्यादा सस्टेन भी कर पाएगा। So that is the ultimate conclusion of the author. Now let's understand the questions. पहला क्वेश्चन ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू, अगर ये सारी बातें सच होती तो कौन सा ऑप्शन ऑथर के आर्ग्यूमेंट को वीकन करता? तो इफ ट्रू का सेम चीज है कि इसका मतलब ये चारों बातें पैसेज में नहीं है, ये कोई न्यू पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है। और ऑथर ने कहा यार ये जो न्यू पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है अगर ये सच होती तो कौन सा ऑप्शन ऑथर के आर्ग्यूमेंट पर डाउट क्रिएट करता? डाउट क्रिएट करने का ये मतलब नहीं है आपको आर्ग्यूमेंट को डिस्ट्रॉय करना है, आपने वीकनिंग में डाउट क्रिएट करना होता है। और अगर ये नहीं पता कैसे करते हैं तो गो वॉच आउट द लेक्चर जहां हमने वीकनिंग की स्ट्रैटेजीज को कवर किया था। फर्स्ट ऑप्शन कहता है कि रीसेंट स्टडीज ने ये दिखाया, ये बताया कि विद द इंक्रीज ऑफ ह्यूमन कॉज्ड अर्थक्वेक्स, ह्यूमन कॉज्ड अर्थक्वेक्स जब बढ़े हैं तो नेचुरल अर्थक्वेक्स इस केसेस में नीचे चले गए हैं। तो ये इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी बता रहा है। इसने कहा यार हमने अभी अभी देखा कि जब ह्यूमन वाले अर्थक्वेक बढ़ गए तो नेचुरल वाले अर्थक्वेक कम हो गए। ये अनरिलेटेड ऑप्शन है, ये डाउट नहीं क्रिएट कर रहा, ऑथर के क्लेम पर डाउट करना है। क्लेम क्या है? ऑथर का नेट कंक्लूजन, उस पर डाउट क्रिएट करना है। ऑथर ने नेचुरल अर्थक्वेक के बारे में कुछ डिस्कशन नहीं करा। नेचुरल अर्थक्वेक के बारे में अगर हम नहीं भी यहाँ पे लगाते भी हैं इस बात को कि यार नेचुरल अर्थक्वेक वाले बहुत कम हो गए हैं, तो ये डाउट नहीं क्रिएट कर रहा। ये टोटली आपका इस केस में एक अनरिलेटेड ऑप्शन चॉइस में जाएगा, मेकिंग इट द इनकरेक्ट आंसर चॉइस। सेकेंड कहता है नेपाल का जो अर्थक्वेक था वो डिड नॉट कॉज मच डिस्ट्रक्शन एज इट्स इंपैक्ट वॉज लार्जली रिस्ट्रिक्टेड टू द हैबिटेड एरियाज। तो जो नेपाल का अर्थक्वेक था उसने ज्यादा डिस्ट्रक्शन नहीं कॉज की थी क्योंकि वो सिर्फ ऐसे एरियाज में फैला था जो कि अनइनहेबिटेड एरिया थे। मतलब नेपाल वाला जो अर्थक्वेक था उसका ज्यादा कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ा और उसका इंपैक्ट भी उन एरियाज में पड़ा जहां कोई इंसान रहता नहीं था। ठीक है, नेपाल वाले अर्थक्वेक के लिए मैं ये चीज सोच सकती हूं, लेकिन बाकी के अर्थक्वेक के लिए यहां पर कोई रिलेशन नहीं आ रहा। ओवरऑल ऑथर का जो क्लेम था अर्थक्वेक्स को लेके, ओवरऑल क्लेम, क्या ओवरऑल क्लेम सिर्फ और सिर्फ नेपाल अर्थक्वेक के डैमेज को लेके था? तो ये भी इस केस में आपका अनरिलेटेड ऑप्शन चॉइस में जाएगा क्योंकि एक ओवरऑल क्लेम पे डाउट क्रिएट नहीं हो पा रहा है। Technology to detect earthquake has failed to be upgraded since 1960. अब आपको लगेगा मैम ये तो डाउट क्रिएट कर रहा है। ये डाउट नहीं क्रिएट कर रहा क्योंकि ये टेक्नोलॉजी का पॉइंट बोल रहा है। टेक्नोलॉजी के बारे में अगर ये बुराइयां भी कर रहा है तो ऑथर का जो मेजर क्लेम था वो टेक्नोलॉजी की तारीफों के बारे में नहीं था कि सी को मैं वीकनिंग पकड़ लूं कि यार क्योंकि टेक्नोलॉजी के बारे में उसका क्लेम था तारीफें तारीफें, सी ने एक टेक्नोलॉजी की बुराई कर दी तो ये वीकनर हो गया। ये आपका यहां पर अनरिलेटेड ऑप्शन चॉइस में जाएगा। डी की बात करते हैं। हमने ये देखा इट हैज बीन शोन दैट नो अमाउंट ऑफ रिसर्च एंड स्टडी कैन प्रिवेंट अ ह्यूमन कॉज अर्थक्वेक फ्रॉम हैपनिंग एज इट इज इनएविटेबल आउटकम ऑफ द इंडस्ट्रियल एक्शन। यस, दैट्स करेक्ट आंसर चॉइस। इसने बोला कि हमने क्या पढ़ा, ऑथर का मेजर क्लेम क्या था कि यार मैनमेड अर्थक्वेक्स हो रहे हैं, होने के उसने कॉजल फैक्टर्स बताए और फिर उसने कंक्लूजन में बोला कि यार हम इनको ना मिटिगेट कर पाएंगे अगर हम लोग थोड़ा सा नॉलेज फैलाएं, लोगों को अवेयर करें। और वो जो उसने 3 सॉल्यूशंस बताए थे वो सब करने के लिए ऑथर ने कहा कि ये सब करके हम लोग इस अर्थक्वेक को, मैनमेड अर्थक्वेक को कंट्रोल कर सकते हैं, मिटिगेट रिस्क को कर सकते हैं। डी ने क्या बोला, भाई डेटा ने ये शो किया है कि ये जो मैनमेड अर्थक्वेक्स होते हैं इनको कंट्रोल करना इम्पॉसिबल है, ये होंगे ही होंगे, ये इनएविटेबल है। इनएविटेबल का मतलब है होने को कौन टाल सकता है, ये तो होंगे ही होंगे ह्यूमन कॉज अर्थक्वेक जब जब इंडस्ट्रियल एक्टिविटी होंगी।
तो ऑथर के पूरे क्लेम पर डाउट क्रिएट हो गया कि फिर तो इसका मतलब है हमें कोई ना कोई फैक्टर्स जो हम लोग ले रहे थे लास्ट स्टेप में वो हमें कुछ भी नहीं लेने चाहिए। आप सोचोगे फिर तो मैम ना हमें हैजर्ड मॉडलिंग करनी चाहिए, ना असेसमेंट करना चाहिए, ना हमें कम्युनिकेशन कैंपेन करना चाहिए। जब अर्थक्वेक को होना ही होना है तो ये तीन चीजें भी करके हम क्या ही उखाड़ लेंगे, राइट? यस, बिल्कुल सही, मेकिंग डी द करेक्ट आंसर चॉइस, जिसने आपके आर्ग्यूमेंट को वीक कर दिया, कच्चा कर दिया, डाउट क्रिएट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑथर स्टेटमेंट, ऑथर की जो स्टेटमेंट है जिसने कहा सच प्रॉब्लम्स along with the general lack of knowledge, तो ये जो सच प्रॉब्लम्स हैं वो बताई दी हैं अर्थक्वेक की, साथ के साथ जनरल लैक ऑफ नॉलेज है कि कहां पर स्ट्रेस एरियाज हैं, कहां पर वो अर्थ में फॉल्ट्स बने हुए हैं, ये सब कंडीशंस जो बिलो ग्राउंड हैं इनकी वजह से जो अर्थक्वेक्स हैं वो ना ही मैनेजेबल हैं और ना ही हम उनको पहले से ही फोर्सी कर सकते हैं। तो ये वाली लाइन जो है ये पैसेज में क्या रोल प्ले कर रही है, ये आपका नोशन होता है बोल्ड फेस्ड क्वेश्चंस का। तो बोल्ड फेस्ड आपको ये पूछता है कि यार पैसेज में इस पर्टिकुलर लाइन का क्या रोल और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या भूमिका है इस लाइन की। तो इस लाइन की क्या भूमिका है, क्या ये लाइन एक प्रीमाइस क्रिएट कर रही है जो ऑथर ने अबव पैसेज में यूज किया है। प्रीमाइस होता है कि ऐसी इंफॉर्मेशन जो बिल्कुल ट्रू पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, जो फैक्चुअल डेटा होती है। यहां पर ऑथर ने कहा कि क्या ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, नहीं, क्योंकि इसने बोला है यहां तक इसका फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, इसके बाद इसने अपनी एक डिडक्शन निकाली। ऑथर ने कोई चीज इन्फर करी है, उसके बाद डिडक्शन निकाली है एक, तो उसने बोला यार क्योंकि ये चीजें होती हैं इसीलिए मेरा ये मानना है ऑथर का कि यार ये वाले जो अर्थक्वेक होते हैं वो फोरकास्ट भी नहीं हो पाते, वो मैनेज भी नहीं हो पाते। तो ये ऑथर का व्यू पॉइंट दिख रहा है यहां से इस स्टेटमेंट के अंदर। तो प्रीमाइस नहीं हो सकता क्योंकि प्रीमाइस में व्यू पॉइंट्स नहीं होंगे। बी ने कहा ये एक इंटरमीडिएट कंक्लूजन क्रिएट कर रहा है, बिल्कुल, क्योंकि फाइनल कंक्लूजन तो कुछ और था। फाइनल कंक्लूजन था कि अगर आप सॉल्यूशन स्टेप्स पर जाओ तो मिटिगेट करना पॉसिबल है। तो ये एक इंटरमीडिएट कंक्लूजन है, एक आपका हाफ कंक्लूजन है ऑथर का जो हमें अबव पैसेज के अंदर मिला है। बिल्कुल सही, दैट इज अ करेक्ट आंसर। तभी उसने कहा कि यार ये जो मैनमेड अर्थक्वेक होते हैं वो मुश्किल होते हैं मैनेज करना, ये चीजें होती है इसीलिए ये मुश्किल होते हैं मैनेज करना। तो एक सॉर्ट ऑफ इंटरमीडिएट कंक्लूजन है जो ऑथर ने यहां पे डिस्कस किया है, मेकिंग बी द करेक्ट आंसर। सी ने कहा ये एक ऑथर की अजम्पशन है, पूरे पैसेज की अजम्पशन स्टेटेड नहीं होती। अजम्पशन के हिसाब से अगर ये वाली इंफॉर्मेशन क्लियर आपके पास प्रीमाइस है, फैक्चुअल डेटा है, तो ये अजम्पशन हो ही नहीं सकती क्योंकि अजम्पशन कभी स्टेटेड नहीं होंगी आपको पैसेज के अंदर। डी इज ऑल्सो इनकरेक्ट, नन ऑफ द अबव, बी आपका करेक्ट आंसर में जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा यहां पर ऑथर का अजम्पशन हो सकता है पैसेज में? अगेन अभी हमने करा assumption is a bridge, assumption is a bridge that is joining your premise and your conclusion। तो इन दोनों को ध्यान में रखते हुए तभी मैंने ये बनाया डायग्राम ताकि आपको ये ध्यान रहे assumption जो होता है वो premise और conclusion के बीच की कड़ी होता है। तो इन दोनों को ध्यान में रखते हुए आपने निकालना है assumption। तो क्या हो सकता है assumption आपका इस क्वेश्चन के अंदर? पहला ऑप्शन कहता है Human caused earthquakes are more dangerous than naturally caused earthquakes। डेंजर लेवल के बारे में, अर्थक्वेक के बारे में यहां पर पैसेज ने नहीं बताया। पैसेज ने ये जरूर बताया था रिक्टर स्केल देकर कि यार ये जो ह्यूमन वाले अर्थक्वेक आ रहे हैं ये भी बड़े डेंजरस हैं यार, लेकिन ये नहीं बताया था कि वो नेचुरल वालों से ज्यादा डेंजरस हैं। कंपैरिजन नहीं किया था ऑथर ने, तो इसका मतलब कोई इंफॉर्मेशन इसके बारे में नहीं है, प्रीमाइस नहीं है, तो ये आपका इनकरेक्ट चॉइस में जाएगा। बी ने कहा हैजर्ड मॉडलिंग, जो आपका ऑथर ने बताया था एक सोल्यूशन हो सकता है, हैजर्ड मॉडलिंग और ग्राउंड असेसमेंट मे प्रिवेंट ह्यूमन कॉज्ड अर्थक्वेक्स। मे प्रिवेंट का मतलब है कि शायद प्रिवेंट कर लेंगे। ऑथर ने ये नहीं कहा था, उसने कहा था इनको अप्लाई करोगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ सॉर्ट आउट प्रॉब्लम हो जाएगी। मे वर्ड जो है, अब आपको पढ़ने में बहुत बार लगता है ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट चल रहा है, लेकिन एक कोई ऐसा वर्ड होता है जिसपे फोकस करना होता है, जो ग्रिल करने पे समझ में आता है और फिर वो ऑप्शन आपका एलिमिनेशन में चला जाता है। तो मे वर्ड को हम यहां नहीं ले सकते, दैट इज वाई ये आपका कंसिडर कर लेते हैं एक बार, बाकी के ऑप्शन भी देखते हैं, फिर देखते हैं कि अगर मे वर्ड ही क्या पता बढ़िया हो, सी और डी इससे भी घटिया ऑप्शन हो, तो हम लोग बी को अंधों में काना राजा ऑप्शन में पिक कर पाएंगे। सी ने कहा कम्युनिकेशन टू द पब्लिक, जो हम कम्युनिकेट लोगों को करेंगे, आसपास के कम्युनिटीज को हम जो बताएंगे, उससे क्या होगा, दैट विल रिजल्ट इन अ ग्रीन लाइट बीइंग गिवन टू ओनली दोज प्रोजेक्ट्स। उससे क्या होगा, ग्रीन लाइट सिर्फ उन्हीं प्रोजेक्ट्स को मिलेगी जो लेस लाइकली हैं टू कॉज द
ह्यूमन कॉज्ड अर्थक्वेक्स। बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर मिल गया, सी इज अ बेटर आंसर, सी इज बेटर देन बी। तो इस केस में इसने कहा, इसने क्या बोला था कि पब्लिक को इन्फॉर्म करो, ताकि यार पब्लिक को भी समझ में आए कि ये जो प्रोजेक्ट आने वाला है इसके रिस्क क्या हैं और इसके इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या हैं। तो उससे पता चल जाएगा कि अगर हमने ये सब चीजें करी, लोगों को इन्फॉर्म करा, उससे हमें ये पता चल जाएगा कि कौन से प्रोजेक्ट को जनता और लोग ग्रीन लाइट देंगे, और अगर उसको ग्रीन लाइट देंगे तो लोगों का शायद ये मानना होगा, रिस्क समझने के बाद ग्रीन लाइट देना मतलब रिस्क समझ के आपको ये समझ में आया कि हमने मिटिगेट करने का भी इसको पूरा पूरा चांस है। तो गिवन ओनली टू द दोस प्रोजेक्ट्स जो लेस खतरनाक होंगे और लेस चांसेस होंगे ह्यूमन कॉज्ड अर्थक्वेक्स के होने के, मेकिंग सी द करेक्ट चॉइस। डी ने कहा ह्यूमन वाले जो अर्थक्वेक हैं हैव बीन इंक्रीजिंग विद द इंक्रीजिंग इन द इंडस्ट्रियल एक्टिविटी ऑन द अर्थ। सही है, लेकिन ये आपका प्रिमाइस है, ये ऑलरेडी पैसेज में गिवन है आपको इंफॉर्मेशन, और ऑलरेडी ये इंफॉर्मेशन स्टेटेड है, तो दिस कैन नॉट बी योर assumption. Next question. Which of the following can be inferred from the passage? Infer कैसे निकालते हैं? हम लोगों ने ऑलरेडी क्लास में टेक्निक्स करी थी इन्फरेंस को निकालने की। इन्फरेंस इज समथिंग योर कैलकुलेटेड गेस। कैलकुलेटेड गेस का मतलब होता है कि बेस्ड ऑन द प्रिमाइस दैट इज गिवन टू यू इन द पैसेज, इतने सारे मल्टीपल प्रिमाइस आपको गिवन थे, उनके बेस पे आपने अल्टीमेटली क्या लॉजिकली डिड्यूस किया, क्या गुणाकार, भागाकार और जोड़ाकार करके नेट कैलकुलेशन क्या निकाली, वो आपकी यहाँ पे इन्फरेंस होगी। तो लेट्स सी क्या क्या इन्फरेंस यहाँ हो सकती है, कौन सा आंसर करेक्ट में जाएगा। फर्स्ट कहता है द नंबर ऑफ ह्यूमन कॉज अर्थक्वेक्स विल ओनली इंक्रीज, ये इंक्रीज होंगे, ये बढ़ेंगे, हमने पढ़ा था कि दे विल राइज इन द नियर फ्यूचर। अगर कोई मेजर्स नहीं लिए गए इनको रोकने के लिए तो ये बढ़ते चले जाएंगे। यस, दैट्स अ गुड इन्फरेंस जो ऑथर ने दिया। बी ने कहा अर्थक्वेक्स नेचुरल फिनोमिना है अर्थ पे, और हम कभी भी इनके इंपैक्ट के लिए प्रिपेयर हो ही नहीं सकते। अनरिलेटेड ऑप्शन, क्योंकि ऐसा आप भी मानते होंगे ऑथर ने इस बात को लेके कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी कि उनको प्रिवेंट नहीं कर पाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे, ऐसा वैसा या जैसा। सी ने कहा प्रेजेंट टेक्नोलॉजी जो है हमारे पास वो केपेबल है डिटरमिन करने के कि क्या अर्थक्वेक ह्यूमन कॉज वाला है या नेचुरली कॉज वाला। पैसेज में ऑथर ने बोला है कि ये जो ह्यूमन कॉज वाले अर्थक्वेक है उनको फोरकास्ट करना पॉसिबल नहीं है। ये कह रहा है ना मैं फोरकास्ट कर लूंगा, मैं बता दूंगा कि परसों आने वाला ह्यूमन बेस्ड अर्थक्वेक, ना ये आए अच्छा है। तो इसने कहा मैं तो फोरकास्ट कर लूंगा, टेक्नोलॉजी के पास कैपेबिलिटी है कि वो बता देगी कि ह्यूमन कॉज अर्थक्वेक आने वाला है कि नहीं आने वाला, मेकिंग सी ऑल्सो द इनकरेक्ट चॉइस। डी ने कहा नेपाल एंड चाइना फेल टू प्रिपेयर फॉर द अर्थक्वेक्स, दे वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर अर्थक्वेक्स। नेपाल और चाइना फेल्ड इन प्रिपरेशन फॉर अर्थक्वेक्स, किस वजह से? अपने केयरलेस एटीट्यूड की वजह से टुवर्ड्स द नेचुरल डिजास्टर। केयरलेस एटीट्यूड, has the passage talked about the careless attitude of Nepal and China? No, the passage hasn't, making A the correct answer choice. Moving further, what could be the appropriate heading for the passage? अगर पैसेज को आपको एक appropriate टाइटल देना होता तो कौन सा टाइटल यहां पर आप दे सकते हो पैसेज को? पहला, अर्थक्वेक कॉज्ड बाय द इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज। अर्थक्वेक्स जो हो रहे हैं इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज की वजह से, हम पढ़ेंगे इस पैसेज में उन एक्टिविटीज के कॉजेस, उन अर्थक्वेक्स के कॉजेस और उनके रिस्क्स। बिल्कुल ठीक है यार, अप्रोप्रिएट लग रहा है। बी ने कहा ह्यूमैनिटी इज शूटिंग इटसेल्फ ऑन इट्स फुट। तो अब आप सोचोगे मैम ये भी ठीक लग रहा है कि ह्यूमैनिटी खुद जाके, कहते हैं ना कि पैर पे कुल्हाड़ी पड़ना या कुल्हाड़ी बजा के ही पैर मार देना, वो कह रहा है कि ह्यूमैनिटी खुद अपने पैरों को जाके कुल्हाड़ी पे मार रही है। तो ये थोड़ा सा एक्सट्रीम चॉइस है, क्योंकि सिर्फ माइनिंग इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन को लेके हम पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी के बारे में नहीं ये चीज बोल सकते। तो इज सॉर्ट ऑफ ऑन द एक्सट्रीम साइड, देयरफॉर वी विल एलिमिनेट इट। सीएस्मोग्राफ नीड्स एन अपग्रेड। सीएस्मोग्राफ वो होता है, एक डिवाइस होता है आपका, एक डिवाइस होता है जिसका काम होता है मेजर करना और प्रेडिक्ट करना अर्थक्वेक्स को। तो इस ऑप्शन ने क्या बोला कि यार हमारा जो सीएस्मोग्राफ है ना उसको अपग्रेड करने की जरूरत है, टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने की जरूरत है। क्या पूरा पैसेज ऑब्सोलीट और डाउन ट्रॉडन टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहा है? नहीं, हम टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं बात कर रहे थे पैसेज में। तो ये कह रहा है टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर दो, ये टाइटल रखो। बिल्कुल गलत आंसर चॉइस।
डी ने कहा हैजर्ड मॉडलिंग, जो हमने डिस्कस किया था पैसेज में, हैजर्ड मॉडलिंग वाज अ वे टू कॉम्बैट द अर्थक्वेक्स, अनदर ऑब्स्टिकल टू इंडस्ट्रियल डिजाइन। इंडस्ट्रियल डिजाइन में हैजर्ड मॉडलिंग एक ऑब्स्टैकल का काम कर रहा है, ऐसा ऑथर ने बिल्कुल भी नहीं कहा। तो इस केस में ए हमने यहां पर पिक किया था, ए को हम देंगे करेक्ट आंसर चॉइस। So these were the caselets that we have discussed today. इसी तरह से passages आपको क्लैट के पेपर में पूछे जाते हैं। पैसेज को बहुत इंपॉर्टेंट है थॉरोली पढ़ना, लाइन बाय लाइन पढ़ना, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग में जब आपको यहां पर क्वेश्चंस आते हैं, जनरल क्वेश्चंस लाइक इन्फरेंस, अजम्पशन, पैसेज का स्ट्रेंथनर, पैसेज का वीकनर, तो वहां पर आपको पैसेज की होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। अगर आपको पैसेज का पैरा 1 समझ में आ गया था, पैरा 2 नहीं समझ में आया, पैरा 3 समझ में आ गया था, पैरा 4 समझ नहीं आया, तो उस केस में वो पैसेज में करेक्ट आंसर्स निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो थॉरोली अंडरस्टैंड द पैसेज। आफ्टर दैट यहां पर जब आप अपने क्वेश्चंस पे जाएंगे तो ग्रिलिंग अप्रोच जरूर रखा करिए, ऑप्शंस को ग्रिल कीजिए ताकि आप करेक्ट आंसर तक जल्दी से जल्दी पहुंच पाएं, और एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी को हमेशा से अपना बेस्ट फ्रेंड बना लीजिए। तो मिलेंगे आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जम के पढ़ते रहिए। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।